आचार्य जी, आज मैं मुख्यमंत्री से मिली। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात करना चाह रही थी, लेकिन उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे वो मेरे क्षेत्र की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते। मेरा बेटा इन रिश्तों का इतना अपमान करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहू, मैं तुम्हारा अधिकार किसी को नहीं दे सकती। मैंने सोनाली को मजबूरी में घर में दाखिल होने दिया। आज हमने शेर को पिंजरे में जरूर बंद करवा दिया है, लेकिन कल अगर वो आजाद हुआ तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इस बात को लेकर तो मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ। क्या मैं भी राजनीति की राह पर चल पड़ी हूँ? मैं तो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि जनता की समस्याओं का समाधान करूंगी, लेकिन उसके लिए भी राजनीति का वही रास्ता इख्तियार करना पड़ा। प्रशासन में बैठे लोग भी हमारे खिलाफ हैं। हमारे समर्थन में जो रैली निकलेगी उसमें हमारे विरोध भी तो शामिल हो सकते हैं। अगर कोई उग्र कार्रवाई होगी तो क्या होगा? मैंने ये इजाजत देकर कोई गलती तो नहीं की, लेकिन सरकार को मनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम मीनाक्षी और अंजना कहाँ है? खाना लेकर जो तुम आई हो। जी वो खाना अंजना ही लेकर आ रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, इसलिए खाना मैं खुद लेकर आई। माँ जी, आप मुझे इस घर में बहू का दर्जा नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझसे ऐसे बेरुखी से पेश तो मत आइए। इंसान के कर्म ही उसे उस लायक बनाते हैं। अगर अच्छे कर्म हो तो उसे इज्जत दिलाते हैं, अगर बुरे कर्म हो तो उसे अपमानित करते हैं। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन मजबूरी भी तो इंसान को किसी भी तरह के कर्म करने पर मजबूर करती है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आपको मेरी गलतियां नजर आ रही हैं, लेकिन मजबूरियां नहीं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। मैं सोचा करती थी बचपन में तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिस भी घर में बहू बनकर जाऊंगी वहाँ अपनी सासू माँ की इतनी सेवा करूंगी कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानेंगी। लेकिन लगता है मेरी ये ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी। काश कि तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती। अगर वो जिंदा होती ना तो शायद तुम्हें ऐसा गलत कदम उठाने कभी नहीं देती। इस घर में तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
क्या सोच रहे हैं सर? कि आचार्य जी को समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ मंत्री जी, जो भी कुछ हुआ है आचार्य जी की मर्जी से ही हुआ है। और आज आचार्य जी को शारदा देवी से हमदर्दी होने लगी है। नहीं ललन, ये और कुछ नहीं बल्कि कुर्सी का असर है। अब पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी मिली है तो उन्हें अपने पद और कुर्सी के साथ थोड़ा सा इंसाफ तो करना ही पड़ेगा ना। आज अगर देखा जाए तो शारदा देवी को कोई मंत्री पद तो मिला ही नहीं है, तो शारदा देवी कर भी क्या सकती हैं? नहीं ललन, देखो हमें दो बातें नहीं भूलनी चाहिए। एक तो ये कि शारदा देवी बलदेव सिंह की धर्मपत्नी है और दूसरी ये कि उन्हें जनता ने चुना है, उनके साथ जनता की ताकत है। तो इसलिए आचार्य जी शारदा देवी की सवाल आपके सामने उठा रहे हैं। हाँ, शारदा देवी के क्षेत्र की जनता के लिए कुछ किया जाए या ना जाए, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम डालने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि कल को ये तो कह सकें कि मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात की थी। यानी कि सारा इल्जाम आपके सिर? नहीं, कैसा इल्जाम? कोई इल्जाम नहीं। अरे यही तो राजनीति है लल्लन, बस कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी की आपाधापी, और जब कुर्सी मिल जाए तो उसे बचाए रखने की लालसा। और उसके लिए जरूरी है कि जो ऊंची कुर्सी पर बैठा है उस पर कोई उंगली ना उठे। ठीक कहा आपने, ऊंची कुर्सी पर बैठने वालों पर उंगलियां उठती ही कहाँ है। उंगलियां तो उन पर उठती है जो नीचे छोटी कुर्सी पर बैठे होते हैं। हाँ, अब मुझे देखो, इस प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हूं, लेकिन मैं खुद कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कोई मुझ पर उंगली उठा सके, बल्कि दूसरों से करवाता हूं। जैसे एक काम मैंने ईश्वर त्यागी को सौंपा है। अरे हाँ, वो त्यागी को फोन तो लगाओ, कहाँ है वो, जरा पूछो। अभी लगा। हेलो। हेलो त्यागी जी, सीएम साहब आपसे बात करेंगे। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार त्यागी जी, कैसे हैं? तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना? अभी तक तो जी भला चंगा हूँ। भाई बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, आपने जो जिम्मेदारी सौंप रखी है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जी बस। भाई त्यागी जी, पानी सिर के ऊपर से बहने की तैयारी में है। शारदा देवी ने अभी अभी राजनीति में कदम रखा है और वो सीधे मुझ पर उंगलियां उठा रही हैं। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। नई नई जनप्रतिनिधि बनी है जी ये, तो उड़ेंगी तो सही। और फिर आप ही ने तो सारी सुविधाएं दे रखी हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? भाई एक बात बताइए, ये आजकल जम के अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, जनता के बीच में पैठ बनाने की अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, और ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी आपने दे रखी है। अब आप तो इस बात को जानते हो कि सिक्योरिटी आदमी के आसपास हो तो वैसी नक्शेबाजी आ जाती है। भाई आप कुछ तो रोक लगाओ इस पर। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? देखो जी, मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो बात यह है कि सबसे पहले आप इस बात का आंकड़ा निकलवा लो कि सरकार विधायकों की सिक्योरिटी पे कितना पैसा बर्बाद कर रही है। उस खर्चे को कम करने के लिए आप इनकी सिक्योरिटी हटवा दो, साथ में 4-5 को लपेट लो। कोई सवाल नहीं करने वाला जी आपसे। ठीक कह रहे हैं। किसी तरह से तो उनके क्षेत्र भ्रमण पर रोक लगे। अब ये फैसला आपके हाथ में। हो गया फैसला त्यागी, कल ही इस बात की घोषणा हो। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार।
क्या हुआ सोनाली? मैं खाना लेकर माची के पास गई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनको मेरा प्यार भी दिखावा लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम दोनों को पहले से पता था कि इस घर में ऐसे हालात देखने पड़ सकते हैं। कोई कानून की बात करता है, कोई समाज की बात करता है। क्या सब बातें सिर्फ हमारे प्यार पर लागू होती हैं? देखो सोनाली, तुम इस घर में अपने आप को अधूरी बहू महसूस कर रही हो और मैं अपने आप को एक अधूरा पति महसूस कर रहा हूँ। देखो ना, हम दोनों के बीच एक झूठी प्रतिष्ठा की दीवार खड़ी कर दी गई और पता नहीं ये दीवार कब तक रहेगी। मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता। राजवीर, तुम्हें मेरी उन शर्तों को भूलना नहीं चाहिए। जब तक मुझे इस घर में बहू का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। सोनाली, ये क्या बात? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है, तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लेकर आए। अब अगर मेरे घर वाले तुम्हें बहू होने का अधिकार नहीं देते तो तुम इसमें मुझे क्यों सजा दे रही हो? इसे सजा नहीं, इसे एक इम्तिहान समझो, प्यार का इम्तिहान। और इस घर में रह के मैं भी तो ये इम्तिहान दे रही हूँ, तो एक इम्तिहान तुम्हारे लिए भी सही। कितनी अजीब बात है ना सोनाली। कल तक मीडिया में ये न्यूज आ रही थी कि हम दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और आज पति पत्नी होने के बाद भी एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकते। तुमने भी तो एक दीवार खड़ी कर रखी है हम दोनों के बीच। हाँ, ताकि तुम्हें भी इस बात का एहसास हो सके कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे जो कुछ भी मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, और इसलिए तुम्हें तुम्हारी चाहत भी नहीं मिली। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता सोनाली। पता नहीं कब हम दोनों के बीच की ये दीवार हटेगी और हम दोनों एक हो पाएंगे। जिस दिन मुझे मेरी खुशी मिल गई, उस दिन तुम्हारी ये चाहत जरूर पूरी होगी। बस तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ रजनी। दूसरों के बिगाड़ने की कोशिश में इंसान खुद को कभी अपने आप को नहीं बना पाता। जब सब कुछ करके ना इंसान को कुछ नहीं हासिल होता है माँ, तब वो ऐसे ही सोचता है जैसे मैं सोच रही हूँ। जिंदगी एक भंवर है। आपके किसी कदम को मैं गलत कैसे ठहरा सकती हूँ त्यागी जी? आप तो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं। बलदेव सिंह लगातार बाहर आने के रास्ते तलाशने में लगे हुए हैं। अब आप लोगों को यह सोचना है कि उन्हें कैसे रोका जाए। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये खबरें मीडिया में आने लगी हैं? अच्छा, ठीक है। देश में सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू करके जनता की आर्थिक दशा को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब तबके के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे और अब तक लगभग 10 करोड़ से भी अधिक लोगों ने बैंकों में खाते खुलवा लिए हैं। अगली खबर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री श्री बलदेव सिंह, जो आजकल जेल में हैं, उनके बेटे राजवीर सिंह के बारे में आ रही कि वो अपना घर छोड़कर किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। श्री बलदेव सिंह का परिवार एक सम्मानित परिवार माना जाता है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि राजवीर सिंह ने उस लड़की को किस रिश्ते से अपने घर में लाकर रखा है। हम आपको बता दें कि राजवीर पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पत्नी रागिनी हॉस्पिटल में कोमा में है। अब अगर राजवीर ने उस सोनाई नाम की लड़की से शादी कर ली है तो ये भी एक कानूनन अपराध है। एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? और अगर राजवीर ने उस लड़की से शादी नहीं की है तो ऐसे में उस लड़की को घर में लाकर रखने का क्या मतलब है? उनके रिश्तों पर अब सवाल उठने लगे हैं, लेकिन देखना यह है कि इन सवालों पर शारदा देवी अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। बलदेव सिंह कितने इज्जतदार हैं, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तक बलदेव सिंह का वक्त
इज्जत संवारने में और इज्जत बनाने में गुजरा है, लेकिन अब उनका वक्त इज्जत उतरने में और इज्जत गंवाने में गुजरेगा। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ रजनी। दूसरों के बिगाड़ने की कोशिश में इंसान कभी अपने आप को नहीं बना पाता। जब सब कुछ करके ना इंसान को कुछ नहीं हासिल होता है माँ, तब वो ऐसे ही सोचता है जैसे मैं सोच रही हूँ। बलदेव सिंह सबको दबा कर रखते हैं, उन्होंने मुझे भी दबा कर रखा। ना ही कभी सिर उठाने दिया और ना ही किसी के सामने आने दिया। और जब मैंने सामने आने की कोशिश की तो मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। गुजरे हुए वक्त को भूलना अच्छा होगा। जितना जख्म कुरेदोगी ना, उतना दर्द बढ़ेगा। इस दर्द का एहसास तो मैं बलदेव सिंह को कराऊंगी। अब तो बलदेव सिंह को बस सिर्फ ये एहसास कराना है कि मेरा भी अपना एक वजूद है। अगर आज तक मैंने सर नहीं उठाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी सर नहीं उठाऊंगी। अगर आज तक उनके कर्मों का हिसाब नहीं मांगा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे हिसाब कभी नहीं मांगा जाएगा। उनसे हिसाब मांगा जाएगा माँ, और हिसाब मैं मांगूंगी। मैं हाँ, आप लोग कल बंगले पर आ जाइए और अपने सभी कार्यकर्ताओं को मंत्रालय पहुंचने के लिए कहिए। हाँ, कल मैडम से मीटिंग के बाद में वहां प्रदर्शन करना है। हमने मैडम से बात कर ली है। आप लोग आ जाइए। जी, धन्यवाद। प्रदीप जी, मुझे आचार्य जी ने आश्वासन दिया था कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। फिर इतनी जल्दी विरोध प्रदर्शन करना क्या ठीक होगा? अब किसी से भी बात करने से बात नहीं बनेगी मैडम। अब हमारे पास में सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। हमने कल कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया है, आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा। ईश्वर त्यागी का फोन है। हेलो। क्या हाल है प्रदीप जी? भाई ऐसा है, इस प्रदेश में तो क्या पूरे देश में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको घर बैठे इतनी पब्लिसिटी मिल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? लो जी भाई, मैं क्या कह रहा हूं? भाई मीडिया कह रही है, चैनल वाले कह रहे हैं। भाई माहौल इस समय इतना गर्मा गया है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि इतनी पब्लिसिटी तो पैसे दे के भी नहीं मिलती। भाई ऐसा है, इस लड़के ने 24 घंटे में इतनी पब्लिसिटी दिला दी बलदेव सिंह जी को कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं मिली होगी। आप राजवीर बाबू की बात कर रहे हैं? भाई ये बेटा तो वाकई बाप से आगे निकला। बलदेव सिंह जी के बारे में तो हम पीठ पीछे सुना करते थे, पर इसने तो घर में ही लाके बिठा दिया। मैं आपसे 100% कह रहा हूं कि ये लड़का बाप से ज्यादा तरक्की ना करे तो मेरा नाम ईश्वर त्यागी नहीं। यही कहने के लिए फोन किया था आपने? इस बात को लेकर आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज तक किसी ने ना किया, और जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मां आप इसे सही समझें या गलत, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि मैंने किसी की जिंदगी आबाद की है। राजवीर बाबू। प्रदीप जी, आप चुप रहिए। जिंदगी एक भंवर है। भाभी जी आप? नहीं नहीं,
मैं ये कह रहा था प्रदीप जी को कि भाई ये चैनल पे खबरें आ रही हैं कि राजवीर ने किसी लड़की को घर में लाके बिठा दिया है। मैं तो यही जानना चाह रहा था कि ये चक्कर क्या है। बड़ा माहौल गर्मा गया है जी। 50 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है जी कि जिस लड़की को राजवीर ने घर में लाकर बिठाया है उस लड़की से राजवीर का रिश्ता क्या है। भाई वो लड़की किस अधिकार से घर में रह रही है और राजवीर के साथ में उसका रिश्ता क्या है। अब भाभी जी मैं थोड़ी पूछ रही हूँ, ये तो मीडिया पूछ रही है। अब आप अगर कुछ और नहीं कर सकती हैं तो कम से कम मीडिया को तो रोकिए। बस मैं यही कहने के लिए फोन किया था प्रदीप जी को। धन्यवाद जी। हाँ, ये खबर तो हमने भी सुनी है। मीडिया में राजवीर और सोनाली को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लगता है तुम मुबारकबाद कबूल करने गए थे। वाह, कितना बड़ा काम किया है तुमने। सोनाली को यहाँ लाकर इस खानदान का नाम रोशन कर दिया। हर चैनल में तुम्हारे ही चर्चे हैं। इस बात को लेकर आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज तक किसी ने ना किया, और जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मां आप इसे सही समझे या गलत, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि मैंने किसी की जिंदगी आबाद की है। राजवीर बाबू। प्रदीप जी, आप चुप रहिए। मुझे ऐसा करने पे मजबूर करने वाले भी आप लोग ही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोनाली को इस घर में लाने के लिए हमने मजबूर किया था। हाँ हाँ, आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे। मीडिया को किसने बताया कि मैं घर छोड़कर चला गया हूं? मीडिया को यह कैसे पता चला कि मैं सोनाली के घर में रह रहा हूं? मीडिया को मेरे नाम के साथ सोनाली का नाम जोड़कर उसका नाम बदनाम करने का मौका किसने दिया? आप गलत समझ रहे हैं राजवीर बाबू। ये तो आपको सोचना चाहिए था कि हमारे विरोधियों की नजर हमारे घर पर है। आप घर छोड़कर क्या गए? आपको रहने के लिए इसी सोनाली का घर मिला था। मां से कहो कि मीडिया के सामने जाए और उनसे जाकर कहे कि मेरा बेटा मेरे साथ इस घर में जरूर रहता है, लेकिन उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। राजवीर ने जो कुछ भी किया, लेकिन एक नेता को, एक जनप्रतिनिधि को अपने घर में ऐसे नाजायज कामों को पनपने नहीं देना चाहिए। जो अपने घर में सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकता, वो भला समाज को क्या दिशा देगा? ठीक कहा मैडम आपने। शारदा देवी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है,